नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम अपने पीवाईक्यू एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा एग्जाम के निटी-ग्रिटीज में जाएंगे एंड थोड़ा सा ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे इस पार्ट में, जो हमें पीवाईक्यूज की हेल्प से आने वाले प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। अब हम रिसोर्सेज देख लेते हैं कि हमें जो रिसोर्सेज हैं, सबको मालूम है कि जनरल बुक्स क्या हैं, बट एक हम गलती क्या करते हैं, अपने जो रिसोर्सेज हैं धीरे धीरे फैलाते जाते हैं। अगर हमने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ ली है तो हमें लगता है कि अब हम डीडी बासु पे शिफ्ट कर जाते हैं। याद है वो लास्ट के 2 क्वेश्चंस जो डीडी बासु से आए थे 2 साल पहले, तो क्यों ना मैं डीडी बासु ही पढ़ लूं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें सेम बुक, हमें अपनी लिस्ट जो बनाई हुई है, जो जनरल रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज करके देखना है कि कोई नई बात तो नहीं रह गई थी मेरे से। क्या लक्ष्मीकांत में जो आर्टिकल 17 है उसके अंदर एक बात छिपी तो नहीं रह गई थी। तो यही कोशिश करते हुए आपने आपने सेम बुक्स को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो नॉर्मल जो लिस्ट है वो सबको पता है, बट उनका रिवीजन करना बच्चे जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, वो भूल जाते हैं। एंड ये सबसे बड़ी गलती होती है जब हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। देन एक जो अभी ट्रेंड चला है, लोग बच्चे जो हैं वो काफी सारे टेस्ट लिखने लग गए हैं। हर एस्पिरेंट का अपना एक स्वीट स्पॉट होता है। देखिए, एक चीज को समझिए कि टेस्ट देने का आखिरकार पर्पस क्या होता है। हमें अपनी सिली मिस्टेक्स को एक तो अवॉइड करना है। हमें समझना है कि हमारे से जो मिस्टेक्स हो रही हैं, कहीं वो सिली मिस्टेक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल तो नहीं, हम उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है जिसमें हम एग्जाम दे रहे हैं, तो उसी एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट करते हुए हमने मॉक टेस्ट देने हैं एंड समझना है कि हमारा माइंड उस टाइम पे कैसे वर्क कर रहा है। जो हमारी गलतियां हैं उससे हमने सीखना है। फिर उसी के साथ साथ हमने अपनी प्रिपरेशन का लेवल जो है वो भी इसी वजह से चेक होता है, वो भी टेस्ट सीरीज की हेल्प से ही चेक हो पाता है। बट आजकल क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट पे टेस्ट लिखी जा रहे हैं। 3 इंस्टीट्यूट्स का टेस्ट, 4 इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट, एंड सबके अब 30 to 40 टेस्ट हो गए हैं। तो अगर ईयरली देखें तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 100+ टेस्ट लिख देते हैं। तो बिल्कुल ये भी एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, ये एक तरह से रिडंडेंट हो जाता है। एंड बच्चे जो एनालिसिस है वो करना भूल जाते हैं। जो एनालिसिस है वो टेम्परेरी रह जाता है, वो एक बार का रह जाता है एंड उससे जो सीख है वो इनग्रेन नहीं हो पाती आपकी प्रिपरेशन में। तो बहुत जरूरी है एक स्वीट स्पॉट बना ले। डिपेंडिंग आपके कितने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, आपने कितनी बार प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, तो उस पर डिपेंड करते हुए आपको एक स्वीट स्पॉट बनाना है। ये 30 to 50 टेस्ट के बीच में हो सकता है कि हो सकता है कई स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी है तो वो सिर्फ 1 या 2 इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट पेपर्स लेके 30 पेपर्स सॉल्व कर ले, डिफरेंट सेक्शन सॉल्व कर ले, पूरे फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व कर लें एंड उसी से अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा लगा लें कि यस, आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पे है। एंड ये कुछ एरियाज है जिन पे आपको फोकस करना जरूरी है एंड उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहें। या फिर अगर आप फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में हैं तो कोशिश करें मैक्सिमम 50 टेस्ट दें। 50 टेस्ट अच्छे इंस्टीट्यूट्स के दे, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो सकता है, स्टडी आईक्यू का हो सकता है, बाकी इंस्टीट्यूट्स का हो सकता है। बट कोशिश करें कि अपने जो टेस्ट का नंबर है उसको लिमिट करके रखें, जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट पा सकें एंड अपने जो नोट्स हैं ऑलरेडी, चाहे वो आपके नोट्स हैं या स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनमें गैप फिल करें विद द हेल्प ऑफ दीज 30 to 50 टेस्ट। अब कोई बच्चे सोचेंगे कि मेरे पास अगर ज्यादा टेस्ट होंगे, अगर मैं 120 टेस्ट दूंगा तो मेरे पास और ज्यादा मटेरियल होगा, मेरे पास ऐसा मटेरियल होगा जो बाकी बच्चों के पास नहीं होगा। बिल्कुल आपकी सोच सही है, बट क्या आप वो सारे के सारे मटेरियल को अपने एग्जाम में एनालाइज करके रेप्लिकेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यूपीएससी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, यूपीएससी की एग्जाम सेटिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है। एंड उससे क्या जरूरी क्या है, हमें क्या करना है कि अपने टेस्ट ऐसे देना है कि हम उससे सीख सके कि हमने यूपीएससी एग्जाम में कैसे रेप्लिकेट करना है, यूपीएससी एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेस्ट करनी है। एंड ना कि इसमें हम कोशिश करें कि जो क्वेश्चंस हैं इसी में से ढूंढे जो सीधे के सीधे यूपीएससी में रिपीट हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट हो भी जाए, बट अगर वो हमने जनरल अपनी प्रिपरेशन अच्छी की होगी तो स्टूडेंट्स, बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको वो वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडिया क्या है एक टेस्ट सीरीज का? टेस्ट सीरीज का आइडिया यही है कि आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं
विदाउट हार्मिंग योर प्रिपरेशन नेगेटिवली। एक जो क्वेश्चन निकल के आता है, हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, क्या हम मैगजीन्स कवर करें, क्या हम टेस्ट सीरीज और ज्यादा करंट अफेयर्स की लगाएं, क्या हम न्यूज़पेपर्स पढ़ें। अब हर एक की अपनी स्ट्रेटेजी है। कई बच्चे 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, एंड अभी भी ये जो स्ट्रेटेजी है ये वन ऑफ द बेटर स्ट्रेटेजी है कि आप एक इंडियन एक्सप्रेस और एक हिंदू उठा लें, उससे अपने नोट्स उठा लें, फिर उसके बाद एक ईयरली कंपाइलेशन किसी भी इंस्टीट्यूट की, स्टडी आईक्यू की, बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट की एक ईयरली कंपाइलेशन उठा के अपने जो नोट्स हैं उनमें सप्लीमेंट करके आप अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है। काफी सारे आजकल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मैगजीन्स पे रिलाई करके भी पेपर जो है वो देने चले जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स आपका एक्सपीरियंस यूपीएससी एग्जामिनेशन के साथ कैसा रहा है, कि आप पिछले 3 से 4 सालों से ऑलरेडी एग्जाम दे रहे हैं, क्या आप पढ़ते ही एकदम समझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है एंड इसका आंसर क्या हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है एंड आपको आगे कैसे बढ़ना है टू कवर द करंट अफेयर्स। हमारा जो इस वीडियो लेक्चर का या इस वीडियो लेक्चर सीरीज का पर्पस है वो मेन यही है कि हमें एनालाइज करना है पीवाईक्यूज, जिनकी हेल्प से हम इंडिविजुअली अपना एक प्लान बना सके टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ पीवाईक्यूज इन ऑर्डर टू हेल्प इन आवर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये हमारा इस वीडियो सीरीज का एजेंडा है, बट ये एक जनरल ज्ञान है जो सबके लिए हेल्पफुल होगा ही होगा। अब हम सबसे पहले एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में पिछले सालों में, पिछले 10 से 11 सालों में, तो बेसिकली ये जो एनालिसिस हम करेंगे ये 2011 से 2020 तक के जो पेपर्स हैं, 11 इयर्स के जो पेपर्स हुए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, उनके ऊपर करेंगे। एंड सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी पूछता है। ए बी सी डी टाइप, इसमें जो है 4 ऑप्शंस होते हैं। देखिए ऑप्शंस तो सब में 4 होते हैं, इसमें डायरेक्टली सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स होते हैं एंड 4 में से एक जो है वो आंसर सही होता है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये 25% होती है, बट इसमें भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्या 4 के 4 ऑप्शंस में से कोई इंटर रिलेटेड है या नहीं है। कभी कभी यूपीएससी ऐसा करती है कि ऊपर वाले 2 ऑप्शंस और नीचे वाले 2 ऑप्शंस आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहते हैं। ये हम आने वाले वीडियो लेक्चर में अभी देखेंगे भी कि यूपीएससी ने ऐसा काफी बार किया हुआ है एंड कौन से क्वेश्चंस में ऐसा किया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि या तो इन दोनों में से एक कोई ठीक होगा या इन दोनों में से एक कोई ठीक होगा, एंड हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 या 50% जो है वो प्रोबेबिलिटी हमारी निकल के आ जाती है। तो आपको बहुत स्मार्टली वहां पे एग्जाम हॉल में काफी स्मार्टनेस से ये चीज भी चेक करनी है कि क्या इसमें यूपीएससी ऑलरेडी कोई हिंट देने की कोशिश कर रही है, क्या एग्जाम के जो ऑप्शंस हैं, एक क्वेश्चन के ऑप्शंस बनाते हुए उन्होंने हमारे लिए कोई ऑप्शंस आसान कर दिए हैं या नहीं किए हैं। देन सेकेंडली अब हम 2 स्टेटमेंट्स का देख लेते हैं। 2 स्टेटमेंट्स में जनरली 2 स्टेटमेंट ए और मतलब 1 एंड 2, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 अगर हम देखें तो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं होते, एंड ये वन ऑफ द टफर क्वेश्चंस होते हैं इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। इनमें दोनों में जो है वो नॉलेज टेस्ट की जाती है, एंड हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत मुश्किल से सॉल्व होते हैं। तो इसमें जो चांस जो है, चांस कम लें अगर आपको नॉलेज है दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में, तो तभी उनको मार्क करें। देन हम 3 स्टेटमेंट देखते हैं। ये 28% टाइम्स जो है ऑलरेडी पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज कवर किए गए हैं एक पेपर में। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके ऑप्शंस काफी अलग अलग बन सकते हैं। 8 टाइप के ऑप्शंस बन सकते हैं एंड 8 टाइप में से एग्जाम में जो है वो सिर्फ 4 निकल के आते हैं। कभी कभी ऑप्शन ऐसे होता है, ए ऑप्शन 1 and 2 ओनली, B option 1 and 3 only, C option 2 and 3 only, एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस होते हैं। अब हर ऑप्शंस को भी यूपीएससी किस तरह से पूछता है इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकल के आती है कि इसमें अब सिंगल स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है। अगर स्टेटमेंट 1, 2, 3 दिया हुआ है तो कम से कम या कोई भी 2 स्टेटमेंट्स ठीक है या फिर
दो में या फिर तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है। तो आप ऑप्शंस को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो सोच है वो किस तरफ चलनी जरूरी है। आपको इनमें कोरिलेशन बनाना जरूरी है कि अच्छा अगर ऑप्शन 1 ठीक होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन 2 तो ठीक होगा ही होगा, क्योंकि ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे। बट किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि अगर ऑप्शन 1 होगा ही होगा ठीक, तो 3 तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो इससे आपका आंसर डायरेक्टली निकल के आ जाता है कि अच्छा ठीक है, 1 एंड 2 होने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद आप इसको रीचेक भी करें थ्रू योर मेमोरी, थ्रू योर प्रिपरेशन। रीचेक करना भी जरूरी है, ब्लाइंड गेस ना मारे। तो यहीं पे आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो हेल्पफुल रहती है कि आप ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो आप टेस्ट सीरीज में अपना के देख सकते हैं। देन उसके बाद 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, 5 और मोर स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। पिछले 10 साल में सिर्फ 2% ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, या 100 में से 2 ही हर साल ऑन एन एवरेज निकल के आए हैं। बट इसमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की थोड़ा सा आसान हो जाता है। आपको अगर जनरली एक भी क्वेश्चन का एक भी स्टेटमेंट के बारे में पता हो, या एक के बारे में भी आइडिया हो, तो आप काफी अच्छे से आंसर कभी कभी गैस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के भी हम आने वाले टाइम में अभी क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना कभी कभी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद पेयर टाइप की आपको कॉलम ए एंड कॉलम बी दे दिए हैं, एंड इनमें से आपस में आपने पेयर्स सिलेक्ट करने हैं कि ए बी सी कौन से पेयर्स को आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो डिपेंडिंग कि कितने पेयर्स हैं उस पर डिपेंड कर जाता है कि क्वेश्चन इजी है या टफ है, या आपको एग्जाम में ही पेयर के टाइप के क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। देन क्रोनोलॉजी या ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन होता है। स्पेशली हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अच्छा जलियांवाला बाग मसाकर कब हुआ था, या फिर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पास हुआ था पॉलिटी में। तो ऐसे जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके काफी बार निकल के आते हैं क्रोनोलॉजी बेस्ड, कि पहले ये हुआ बाद में ये हुआ या बाद में ये हुआ। तो इस टाइप का जो एक क्वेश्चन है इसमें भी हम देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है एंड क्वेश्चंस किस तरह से आसान या मुश्किल हो जाता है। नाउ निटी ग्रिटी ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर। अब आपने सारी प्रिपरेशन तो कर ली, पिछले 1 साल 2 साल से आप प्रिपेयर करते आ रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज भी बहुत इंस्टीट्यूट्स की दे ली, आपने बहुत सारे पेपर्स भी दे लिए। बट आपने आखिरकार जो 100 क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना कैसे है। अब कभी कभी क्या होता है, स्पेशली पिछले 3 सालों से 18 19 एंड 20 में क्या हो रहा है, पेपर काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे जो है वो पेपर आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने टाइम से प्रिपरेशन की हुई है, वो भी उस टाइम पे जाके घबरा जाते हैं, एंड उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिप कर जाती है। इस मामले में ये समझना बहुत जरूरी है, ऐसे केसेस में ये समझना बहुत जरूरी है। अगर पेपर आपके लिए टफ है तो पेपर सबके लिए टफ है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, अगर आपने बेसिक सोर्सेज जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, ऐसे सोर्सेज आपने काफी अच्छे से अगर कवर किए हैं, तो बाकियों ने भी वही किए हैं। ये एक एलिमिनेशन राउंड है, ना कि एक सिलेक्शन राउंड। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखें, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें कि जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस में आपने बेस्ट अपना देना है, एंड ना कि ये सोचना कि पिछले इतने 1 साल में ये पढ़ाई की बट उसमें से तो कुछ आया नहीं, एंड ये पेपर सिर्फ मेरे लिए टफ है बाकियों के लिए नहीं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जैसे ही हम अंदर घुसते हैं, जैसे ही हम पेपर देखते हैं, हमसे 5 या 10 क्वेश्चन नहीं हिल रहे, एंड हमें डर लगने लगता है कि क्या हमारा प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। हमें रिजल्ट की वरी नहीं करनी, बट उन क्वेश्चंस को, 100 क्वेश्चंस को, ईच क्वेश्चन को मेरिट पे लेते हुए हमने उस टाइम पे जो है अपना पेपर वो सॉल्व करना है। एक चीज का ध्यान रखें, हर 20 क्वेश्चंस के बाद जो सेट है वो चेंज होता है, या एक तरह से जो क्वेश्चंस का टाइप है वो चेंज होता है, थीम चेंज होती है। तो अगर आपको पहले 5 क्वेश्चन जो है काफी टफ लग रहे हैं, लेट्स एज्यूम आपकी एनवायरमेंट थोड़ी सी वीक है, या फिर एनवायरमेंट के क्वेश्चंस उस जगह से आ गए जहां से आपने प्रिपेयर नहीं किया हुआ, तो एंड एग्जाम में जाते ही पहले 5 क्वेश्चन आपको वो मिल गए, तो आप कोशिश करें आप क्वेश्चन नंबर 21 41 61
या फिर 81 से शुरू करें। इससे क्या होगा, इनमें से कहीं ना कहीं आपको पॉलिटी जरूर मिलेगी। हो सकता है वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो। जैसे ही आप पॉलिटी को क्वेश्चन देखें, आपको लगे अरे ये तो फिर भी आसान क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व कर पा रहे हैं, एंड उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो ऐसा जरूर करें, आप अपना मोरल हाई रखें एंड आसान क्वेश्चन को पहले ढूंढ के करने की कोशिश करें। देन नंबर ऑफ राउंड्स, जनरली जो सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। तो पहला पॉइंट क्या है, काफी ऐसा स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का डाउट आता है कि हमें क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं। देखिए ये सबका अपना अपना तरीका होता है। कई लोग जो है क्वालिटी पे जाते हैं। ये आपको अपनी टेस्ट सीरीज में समझना है कि आप क्वालिटी वाले स्टूडेंट हैं या फिर क्वांटिटी वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स का क्या मतलब है, वो एक्यूरेसी पे ज्यादा रिलाई करते हैं कि वो जितने भी अटेम्प्ट करें उनको लगता है कि उन्होंने वो एक्यूरेटली किया है, एंड इससे वो जो है एक सेफ मार्जिन से जो है वो कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अपने हिसाब से समझना है कि आप एक्यूरेसी से अपने मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर क्वांटिटी से, कि ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा निकल के आएगी आपके ठीक होने की, आपकी गेस वर्क ठीक होने की, एंड आप ऑलमोस्ट 90 टू 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे फॉर क्वांटिटी, एंड यहाँ पे हो सकता है आप 70 टू 75 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके काफी अच्छा स्कोर ले आए, मोर देन एज कंपेयर टू कोई एक 95 वाला स्कोर करके, 95 वाला अटेम्प्ट करके लेके आ सके। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने खुद को समझना है, हर पेपर को आपने मेरिट पे लेके देखना है कि अच्छा इस पेपर में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमें कंजर्वेटिवली अप्रोच करना जरूरी है, तो जरूर कंजर्वेटिवली ही अप्रोच करें। अगर आपको लग रहा है पेपर थोड़ा सा आसान की तरफ आया है, कट ऑफ जो है थोड़ी सी 2-4 मार्क्स बढ़ सकती है, देन थोड़ा सा अटेम्प्ट भी ज्यादा करें जिससे आप एक सेफ मार्जिन भी बना सके। तो ये आप पे डिपेंड करता है, एंड इस चीज को आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी टेस्ट सीरीज में। तो ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। देन जो हमारा सेकेंड राउंड है, सेकेंड क्वेश्चन जो निकल के आता है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होने चाहिए। अब इसके लिए एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप अपने 100 क्वेश्चंस को 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में आप क्या करें, हर क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, हर क्वेश्चन में कुछ ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, ओनली, नॉट, ऑलवेज, ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स को आप एनसर्कल कर ले या मार्क कर ले, एंड उसी के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप 100% जो है जिन पे श्योरिटी होगी आपको, उनको जरूर लिख लें। बल्कि आप हर क्वेश्चन के साथ एक प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन में मैं 100% श्योर हूं, या इस क्वेश्चन में मैं 50% श्योर हूं, या फिर ये क्वेश्चन इतना टफ है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा एंड मेरे को इसमें बिल्कुल भी टाइम देने की जरूरत नहीं है, एंड मैं इसको पास कर देता हूं। तो ऐसा आप फर्स्ट इटरेशन में कर सकते हैं। देन सेकेंड इटरेशन में आप जो ये 100% वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें देख लीजिए जल्दी जल्दी कि आप कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे, आपने इनकरेक्ट करेक्ट सही से देखा है, नॉट ऑलवेज बड़े अच्छे से देखा है, एंड इनको अब आप पास कर दीजिए। 50% से लेके 90% जो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखिए कि इनमें आप अब क्या अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन से सॉल्व हो रहा है, कौन सा आपने फर्स्ट को में जैसे समझा था उससे थोड़ा डिफरेंट एक स्टेप आपको और ज्यादा समझ में आ रहा है। तो इसकी जो है, इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, डिपेंडिंग आपने ये कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी 100% वाले अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो ये एक तरीका है, हो सकता है आप 100% या 90 टू 100% वाले सिर्फ 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकें। तो आप 40 पे छोड़ के नहीं आ सकते कि मैं तो सिर्फ 100% वाले ही अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी। तो बहुत जरूरी है कि आप जो बाकी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, 50 टू 90% जिस पे आप श्योर हैं कि मेरे हिसाब से तो ये 50% मेरा आंसर ठीक हो सकता है, या 90% मेरा आंसर ठीक हो सकता है, तो उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इस कैटेगरी में भी अब आपको क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, डिपेंडिंग कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगेन क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की बात आएगी, तो या फिर आप 30 से 35 और ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, या फिर ऑलमोस्ट आप 50 क्वेश्चंस और ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। तो ये सब डिपेंड करेगा जब आप एक पूरा इटरेशन कर लेंगे, जब आपको एग्जाम हॉल में आप स्मार्ट होंगे समझने के लिए कि एग्जाम इस बार टफ आया है, थोड़ा सा आसान आया है, एंड क्या लग रहा है कि कट ऑफ कम या ज्यादा जाएगी, वो आप उसी टाइम पे थोड़ा सा आइडिया अपने दिमाग में एज कंपेयर टू प्रीवियस सारे पेपर्स जो हैं उनके हिसाब से लगा सकते हैं।
ये जो आइडिया है ये बेस्ट तभी आता है जब आप PYQ सॉल्व करें, जब आप समझने की कोशिश करें अच्छा 2020 में जिस एस्पिरेंट ने ये पेपर दिया था उनके लिए ये वाले क्वेश्चंस आसान रहे होंगे। हो सकता है अब वो बुक्स में काफी अच्छे से इंक्लूड कर दिए गए हों, बट आपको उनका माइंडसेट उस हिसाब से सोचना जरूरी है कि 2020 का जो स्टूडेंट है वो हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम करके गया था और स्पेक्ट्रम से हार्डली कोई क्वेश्चन आया, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो टफ है। आज की डेट में आप हो सकता है कोई एक दूसरा रिसोर्स फॉलो कर रहे हो, सोनाली बंसल फॉलो कर रहे हो, कोई और बुक फॉलो कर रहे हो हिस्ट्री के लिए, एंड वो काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके 2020 प्रीलिम्स वाले इंक्लूड हो गए हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि उस टाइम पे भी वो क्वेश्चन इजी था। तो आपको उस हिसाब से सोच के चलना है जब आप PYQs को भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। देन कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग। अभी कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग तभी लेंगे जब आपको एक पूरे तरीके से आइडिया होगा अबाउट द ओवरऑल पेपर, जब आप एक इटरेशन ऑलरेडी कर चुके होंगे, सेकेंड इटरेशन में आप और ज्यादा कोशिश करेंगे अपने सेकेंड जो है कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को और ज्यादा सॉल्व करने की, एंड थर्ड जब आप राउंड लगाएंगे, ये कई स्टूडेंट्स के पास ये लग्जरी होती है कि वो जल्दी जल्दी 2 राउंड्स कर लेते हैं एंड थर्ड राउंड में फिर सब कुछ फाइनलाइज करना एक तरह से शुरू करते हैं अलोंग विद मार्किंग द क्वेश्चन। तो ये आप पे डिपेंड करता है। कई स्टूडेंट्स 100% वाले क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड राउंड के बाद ही इमीडिएटली मार्क कर लेते हैं एंड बाकी क्वेश्चंस को फिर सेकंड एंड थर्ड राउंड पे मार्क करना शुरू करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, एंड कहीं लास्ट के हाफ एन आवर में 30 मिनट्स में सारी की सारी मार्किंग करते हैं। तो आप कोशिश करिए अपने हिसाब से देखने की क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ऐसा तो नहीं कि जब आपके लास्ट 30 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस मार्क करने पेंडिंग हो तो आप काफी ज्यादा पैनिक में आ जाएं एंड कुछ बबल्स में गलती हो जाए। तो उससे बेटर तो यही है कि आप 100% वाले पहले से ही अटेम्प्ट कर ले, या फिर 100% वाले अटेम्प्ट करते हुए आपका टाइम ज्यादा जा रहा है, जब आप मार्क अलग अलग कर रहे हैं उसमें ज्यादा टाइम जा रहा है, या इसमें ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, आप इंडिविजुअली क्या कंफर्टेबल है किस चीज में, दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। देन टाइम मैनेजमेंट विद इन द एग्जाम हॉल। 2019 एंड 2020 पेपर में हमने देखा है जो पेपर है वो काफी ज्यादा लेंथी हो गया है। स्पेसिफिकली 2020 एंड 2019 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो ऑलमोस्ट 1 पेज लंबे क्वेश्चंस थे एंड उसमें हमें पढ़ना जरूरी था, एक तरह से कॉम्प्रीहेंशन ही था। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग गया ये क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है तो आप इमीडिएटली मार्क कर सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए टाइम जरूर लगता है, बट आपने टाइम मैनेजमेंट बहुत जल्दी जल्दी करना है। आपने समझना है कि कितने आपके राउंड्स हो गए हैं, किस राउंड पे आपको इमीडिएटली क्विक होना है, कौन से सेक्शन को छोड़ना है। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, लेट्स एज्यूम आपका पॉलिटी में कोई एक बहुत आसान क्वेश्चन है जो आपको रिकलेक्ट नहीं हो रहा, आपने अपने ईगो पे नहीं लेना कि ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, मैं तो पॉलिटी किंग हूं या मैं पॉलिटी क्वीन हूं, मेरे को पॉलिटी का क्वेश्चन करना ही करना है। बिल्कुल नहीं, आपने अपनी ईगो पे नहीं लेना एंड कोशिश करनी है कि आप हर क्वेश्चन को मेरिट के बेस पे करें। हो सकता है आपने वो क्वेश्चन काफी बार पढ़ा हो सकता है वो टॉपिक आपने बहुत बार रिवाइज किया हो और उस टाइम पे क्लिक नहीं कर रहा, बट आप आगे मूव करें एंड बाकी क्वेश्चंस को अपने मेरिट पे देखें विदाउट वरिंग अबाउट जो हो चुका है या जो आपने ऑलरेडी मार्क भी कर दिया है एक बार को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सारी तैयारी करने के बाद उन 2 घंटे के लिए आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। अब हम एक चीज देख लेते हैं कि हमने PYQs को एनालाइज क्यों करना है। PYQs को बहुत अच्छे से एनालाइज करना काफी चीजों के लिए जरूरी है। एक जो टेस्ट सीरीज होती है वो काफी ज्यादा अच्छी जरूर होती है, काफी इंस्टीट्यूट काफी अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल वो यूपीएससी का लेवल जो है वो मैच नहीं कर पाते। कभी टेस्ट सीरीज ज्यादा टफ हो जाती है, कभी टेस्ट सीरीज काफी वेग हो जाती है, कभी क्वेश्चंस की डेप्थ बढ़ जाती है, कभी तरीके बदल जाते हैं। तो यूपीएससी हमेशा देखा गया है कि एक स्टेप आगे रहता है। तो हमें PYQs को इसी वजह से अपना बेंचमार्क बनाना है। अगर हमें कोई भी स्मार्ट वर्क को समझना है, हमें जैसे अगर हम एलिमिनेशन की भी बात करें, एलिमिनेशन टेक्निक की या स्मार्ट गेसिंग की भी बात करें, तो उनको अप्लाई जो करना है वो PYQs के अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे करना है एंड लेस ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट सीरीज। हो सकता है कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जो PYQs में जैसे पूछे जाते हैं वैसे ना पूछे गए हो एंड आपकी टेक्निक फेल हो रही हो यहाँ पे टेस्ट सीरीज में, बट आपको इसीलिए
पीवाईक्यूज को एनालाइज करना, उसके ऑप्शंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि एक एग्जामिनर ने पीवाईक्यू बनाते हुए क्या सोचा है, कौन सी ऐसी थीम है जिसको उसने पिक करके इस क्वेश्चन को पूछा है एंड उसका आइडिया क्या है इस क्वेश्चन को पूछने का, इसको समझने की कोशिश करनी है एंड पीवाईक्यू इसके लिए बेस्ट सोर्स है। देन हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजिंग सब्जेक्ट्स एंड सब टॉपिक्स विद इन इट। अब जैसे कि हमें पता है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटी से हर साल आते ही आते हैं, 12 से 15 क्वेश्चंस हर साल पॉलिटी से आने ही आने हैं, सिवाय एक बार ऐसा हुआ था 6 से 8 क्वेश्चन आए थे, उस ईयर को छोड़ के हर साल एक अच्छा नंबर होता है पॉलिटी से। एंड पॉलिटी में आपको पता है कि वन स्टॉप सोल्यूशन है लक्ष्मीकांत। तो इसमें भी आप बहुत अच्छे से जैसे आपने एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर लिया, उस सब्जेक्ट के सोर्स में भी आप सब टॉपिक्स को भी देख सकते हैं कि इसमें जो आपके लिए पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके लिए लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट के बाद एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव के बाद सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है हमारे जुडिशरी में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। एंड अगर हम शुरू में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये 4 टॉपिक्स है जो हमारे पॉलिटी के अंदर अगर देखें तो ये 4 टॉपिक्स और ज्यादा निकल कर आते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, हो सकता है लास्ट एक महीने में आपके पास टाइम क्रंच हो रहा हो, कुछ ऐसी अनफोर्सीन ऐसा आ गया हो कि आपको अपने रिवीजन करने का पूरा टाइम ना मिले, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करते हुए जरूर कोशिश करें कि एटलीस्ट आपके सब टॉपिक्स जरूर कवर हो रहे हैं। इवन आपकी लास्ट रिवीजन में भी, लास्ट अगर एक हफ्ते में आपने जो रिवीजन करनी है एग्जाम से पहले, उसको अभी से सोच के चलें कि अच्छा ये टॉपिक्स जो हैं मेरे को लास्ट के एक हफ्ते में याद करने ही करने हैं, मेरे को मैप लास्ट के एक हफ्ते में करना है, मुझे ये नेशनल पार्क्स के बारे में याद एक हफ्ते में करना है, मुझे ये फंडामेंटल राइट्स को एक बार लास्ट एक हफ्ते में देखना ही देखना है। तो कुछ ऐसी चीजें आपको पीवाईक्यू से ही समझ आती हैं जो आप अपने लास्ट की इटरेशन के लिए, लास्ट रिवीजन के लिए रख सकते हैं। एंड इवन जब आप एक सोर्स पढ़ रहे हैं, लेट्स अज्यूम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं एंड आपको सिटीजनशिप का चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप अपने पीवाईक्यूज को रेफर कर सकते हैं कि सिटीजनशिप का चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है एंड आपको उसकी कितनी डेप्थ में जाना है, ये आपको पीवाईक्यू आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। देन अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, हमने अभी क्वेश्चंस का टाइप्स देखे, हमने अब आगे आने वाले टाइम में हम ऑप्शंस भी देखेंगे कि कैसे ऐसे ऑप्शंस जो है यूपीएससी पूछता है। देन बी द बेस्ट जज ऑफ व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू लीव। अब क्या हो गया है कि मार्केट में इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत एबंडेंस में है। पहले कुछ सालों में क्या होता था, बिफोर 2013 जब इंटरनेट एरा नहीं था, तो उस टाइम पे इंफॉर्मेशन ही काफी लैकिंग थी, बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेस ही नहीं हुआ करते थे। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन जो है वो ओवरलोड है एंड काफी सारी ऐसी बुक्स आ रही हैं, काफी सारी ऐसी मैगजीन्स आ रही है, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन बैंक्स आ रहे हैं जो एक एस्पिरेंट को लगता है ये तो हमें करने ही करने हैं, हमें करंट अफेयर्स के लिए ये भी मैगजीन करनी है, हमें करंट अफेयर्स के लिए वो मॉड्यूल भी करना जरूरी है। तो ऐसे आपने हर चीज के पीछे नहीं भागना, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए देखना है कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कितनी बार पूछा जा चुका है, हमारा जो यूपीएससी का पिछला जो एक तरह से ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, उसको हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। एंड उसकी ट्रेंड के हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को भी अलाइन कर सकते हैं कि अच्छा एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पिछले 2 या 3 साल से आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा कल्चर जो है वो पिछले 1 साल से आया है, अब अगले साल आए या ना आए किसी को नहीं पता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको अपनी प्रिपरेशन में एक तरह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने में और अच्छे से हेल्प करेगा। तो इसीलिए हमें पीवाईक्यूज को एनालाइज करना एंड समझना बहुत जरूरी है। देन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि आप जो रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं उससे आपके रिसोर्सेज पढ़ने के बाद क्या वो पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से कवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ये आप पीवाईक्यू सॉल्व करके और अच्छे से जज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की एक लिमिटेशन रहती है कि कभी कभी टेस्ट सीरीज एक पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज्यादा डेप्थ में घुस जाती है जिसमें आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हम फंडामेंटल राइट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स करंट अफेयर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, चाहे वो राइट टू
प्राइवेसी हो या पुट्टुस्वामी केस हो, तो इन सब केसेस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। बट उसकी डेप्थ में जाके आपको वर्डिक्ट की एक-एक चीज़ पता हो या आपको वर्डिक्ट के सारे न्यूएंसेस पता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ कभी-कभी टेस्ट सीरीज़ मिस कर देती है। एंड बेस्ट चीज़ इसमें क्या है कि आप पीवाईक्यूज़ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज़ करें एंड समझने की कोशिश करें कि कितने डेप्थ में जाना है, कितनी लेंथ में जाना है। बार-बार इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लें कि प्रीलिम्स जो है, वो एक क्वालिफाइंग पेपर है। आपने इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपने एक कट ऑफ क्लियर करनी है एंड ना कि इसमें फुल मार्क्स लेके आने हैं या मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। अब हम यहाँ पे अपना पार्ट 1 खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट एनालिसिस अपने पार्ट 2 में करेंगे यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।